अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फार्माकोलॉजी के तकरीबन बस एंड पे ही आगे में हैं और मैं बहुत थक गई हूँ आपको फार्मा पढ़ा पढ़ा के। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहरहाल आज हमने ब्लड का चैप्टर करना है जिसमें हमने कोएगुलेशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो कोएगुलेशन के बारे में या ब्लड के बारे में हमने पढ़ना है, इसमें हम दो तरह के डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। या तो ऐसे मसले होते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कोएगुलेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनमें क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब उनकी एक ब्लड वेसल डैमेज होती है, ठीक है, यहाँ पे कट लगता है तो आपको पता है यहाँ से क्या होनी है, ब्लीडिंग होती है। और इस ब्लीडिंग को अवॉइड करने के लिए बॉडी यहाँ पे क्या करती है, क्लॉट बनाती है। अब किस तरह से बनाती है उसके बारे में हम बात करते हैं जाके आगे। और ये क्लॉट नॉर्मली जब बन जाता है तो खुद ब खुद बॉडी के अंदर ही ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो इस क्लॉट को रिजॉल्व कर देते हैं ताकि अक्लूजन ना हो जाए और दोबारा से ये नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसको डिज़ोल्व करने की एबिलिटी कम होती है। इसको डिज़ोल्व करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो मीडिएटर्स चाहिए होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और आपको पता है जब कोएगुलेशन होती है और क्लॉट्स बनते जाएंगे तो वेसल का जो ल्यूमन है वो नैरो होता जाता है और ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है। अगर हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी तो क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जब ब्रेन की तरफ इफेक्ट होगी, अगर सेरिब्रल वेसल के अंदर ये कोएगुलेशन हो गई और ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ना गई तो क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और इनिशियल कंडीशन में ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकता है। सो इन सारे एडवर्स इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, ऐसे पेशेंट्स को एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स देते हैं जिसको यूज़ करके हम क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव क्लॉटिंग को। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनमें ये जो क्लॉटिंग या कोएगुलेशन की टेंडेंसी होती है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब इनमें क्या मसला होगा, इनमें ये मसला होगा कि अगर वेसल में कट लगता भी है तो क्योंकि इनके अंदर क्लॉट बनता ही नहीं है या बनता है तो बहुत वीक बनता है, जो टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा छोटे से ज़ख्म से इनका खून बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो इनमें क्या मसला होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, स्मॉल उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और अगर इंट्रा क्रेनियली ब्लीडिंग होगी तो हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रा क्रेनियल हेमरेजेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। सो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, हम बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर्स देंगे। ठीक है, हम बाहर से क्या दे देंगे, प्री फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर्स दे देंगे या विटामिन के दे देंगे, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है। हो सकता है उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो रहे हों और इसलिए कोएगुलेशन नहीं हो रही, तो बाहर से हम उसको विटामिन के भी दे सकते हैं। आगे मैं साथ साथ चीज़ें बताऊँगी, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। लेकिन जब हमारे पास एक क्लॉट बन जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो एक्टिवेट करता है किसको, प्लाज्मिन को। और प्लाज्मिन क्या करता है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हम बाहर से क्या भी दे सकते हैं,